जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको क्लास में मॉडल टेस्ट हुई है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो मॉडल टेस्ट होती है ना, इससे आपके बिहार बोर्ड के जो फाइनली एग्जाम होंगे उसमें आपको काफी ज्यादा प्रश्न जो होंगे वो आपको आएंगे। तो साथियों, आप इन सभी चीजों को बढ़िया से देख लेंगे और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या करा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, करा है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे। यानी कि प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए कि कांग्रेस से अलग हटकर, ठीक है ना, यानी कि अन्य पार्टी के पहले व्यक्ति कौन थे जो आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए, ऑप्शन ए करा है अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपको मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको मोरारजी देसाई। तो यहाँ से एक बात आती है कि मोरारजी देसाई जो है आपको प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे। तो देखिए, मोरारजी देसाई जो है आपको 1977 में बने थे। तो यहाँ से एक बात आएगी कि मोरारजी देसाई का जो संबंध है वो आपको किस पार्टी से था। तो साथियों, वो आपको जनता पार्टी से था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या जानते हैं कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, प्रथम अगर हम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। और भारत ने जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही किया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न करा है क्या कि कौन सैन्य गठबंधन सोवियत संघ से जो है वो आपको संबंधित था। तो देखिए, यानी कि शीत युद्ध काल में कई सारे सैन्य गठबंधन बने थे, जिसमें आपको नाटो भी बना था, सीटो भी बना था, वार्सा पैक्ट भी बना था और आपको सेंटो भी बना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, जानते हैं, वार्सा पैक्ट। तो ये जो वार्सा पैक्ट है सोवियत संघ के नेतृत्व में क्या हुआ था, आपको बना था नेटो देशों का मुकाबला करने के लिए, यानी कि पश्चिमी देशों का मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो नेटो है यह आपको कब बना था। तो साथियों, नेटो जो बना था यह आपको 1949 में बना था। सीटो जो है यह आपको 1954 में बना था। और ये जो सेंटो देख रहे हैं यह आपको क्या था कि बगदाद संधि से इराक के अलग हो जाने के बाद 1959 में जो होता है ना, बगदाद संधि का ही नाम जो होता है वो आपको सेंटो पड़ता है। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि ये जो वार्सा पैक्ट है यह आपको कब बना था। तो साथियों, वार्सा पैक्ट जो है ना यह आपको 1955 में बना था। और किसके नेतृत्व में, तो सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो ये सभी जो देख रहे हैं ना वो आपको सैनिक गुट है। तो बाकी इधर जो देख रहे हैं नाटो, सीटो, सेंटो, यह सब जो है आपको अमेरिका के नेतृत्व में बना था, जबकि वार्सा पैक्ट जो है सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको वार्सा पैक्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं तीन में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण जो है वो आपको संबंधित है। तो साथियों, ये जो भूमंडलीकरण है ना वह आपको क्या है कि उदारवाद विचारधारा से संबंधित है। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमंडलीकरण का अन्य नाम क्या है। तो देखिए, भूमंडलीकरण का ही अन्य नाम है आपको वैश्वीकरण, या इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना, कि आपको जोड़ना। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में भूमंडलीकरण, ठीक है ना, या वैश्वीकरण, ठीक है ना, निजीकरण, इसके अलावा आपको उदारीकरण, इस सब की शुरुआत कब होती है। तो यह आपको 1991 ईस्वी में होती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता जो है वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और मनमोहन सिंह जो थे वो आपको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उस समय क्या थे कि आपको वित्त मंत्री थे। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी प्रश्न आ जाएंगे कि बताइए कि भारत में उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो हम कहेंगे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर आपको नोटों पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे कि पूर्व के दिनों में आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। तो साथियों, तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको उदारवाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए, दिल्ली चलो का नारा पूछे तब, या आपको जय हिंद का नारा पूछे तब, या इसके अलावा तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारा जो दिए थे ना वो आपको कौन दिए थे जानते हैं। तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग
देश नायक के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते थे, इनको देश नायक भी कहा जाता है। इनको जो है आपको नेताजी की उपाधि जो है यह भी दी गई है, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इधर पटेल जी की अगर हम बात करते हैं तो पटेल जी ने एक नारा दिया था कि कर मत दो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। नेहरू जी इन्होंने एक नारा दिया था आराम हराम है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का क्या कहते कि आपको नारा दिए थे। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और सरदार पटेल के बारे में एक चीज आप याद रख सकते हैं कि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देशी रियासतों का क्या किए थे कि आपको एकीकरण किए थे। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 5 में क्या करा है, करा कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो आपको कौन है। तो साथियों भारत में जो हरित क्रांति है यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके जो जनक है ना वो आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो आपको है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो साथियों 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो आपको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो आपको कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो आपको किस फसल पर पड़ा था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो आपको गेहूं पर पड़ता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात और आएगी क्या कि भारत में हरित क्रांति का जो सबसे कम प्रभाव पड़ा था वो आपको किस पर पड़ा था। तो साथियों हरित क्रांति का जो सबसे कम प्रभाव पड़ा था वह आपको दलहन पर पड़ा था। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि हरित क्रांति हम कहते हैं किसे। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो साथियों आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सुनिए, तो हरित क्रांति कहने का मतलब क्या हुआ कि 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार कृषि उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र इस सब का खूब प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में असातीत बढ़ोतरी हुई और इसी को कहा गया आपको हरित क्रांति। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर, और कहीं से भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं यूएन। क्या है यूएन अंग्रेजी में, और नहीं तो कहीं कहीं आपको यूएनओ भी दिया रहता है यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, या यूनाइटेड नेशंस भी दिए रहते हैं। तो देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से क्या होता है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो आपको है कहाँ। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ना वो आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और ये जो न्यूयॉर्क है ना यह आपको अमेरिका में है। तो इस चीज को याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 50 थे, यानी कि 50 देश जो थे इसके क्या थे कि आपको संस्थापक सदस्य थे। और अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में जो अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है, और एक इसका 193वां जो सदस्य देश है वो आपको दक्षिणी सूडान है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप देख लेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है ना, कि आपको 193वां सदस्य देश कौन है, तो क्या कहेंगे दक्षिणी सूडान, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े आपको अधिकारी होते हैं वो आपको कौन होते हैं, महासचिव। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव है वो आपको कौन है, तो वे आपको एंटोनियो गुतेरस है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 7 में, और आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है रियली आप कमेंट करके जरूर बताओगे। देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव जो है वो आपको कौन है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं ना वो आपको महासचिव ही होते हैं, ठीक है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दैनिक कार्यों को क्या करते हैं कि आपको देखते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है यूथांट, उसके बाद है बान की मून, उसके बाद है डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद है त्रिगवेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको त्रिगवेली हो जाएंगे। और ये जो त्रिगवेली है ये आपको नॉर्वे के थे। कहाँ कहते हैं, नॉर्वे के थे, ठीक है ना। तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बनते हैं। यूथांट के बारे में बात करेंगे तो यह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो यूथांट है यह एशिया के किस देश के थे, तो यह आपको
म्यांमार के थे। इस बात को आपको याद रखना है। इधर जो है डैग हैमरशोल्ड, इनकी जो आपको मृत्यु हो जाती है वो आपको 1961 में एक हवाई दुर्घटना में हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी, तो वह है आपको डैग हैमरशोल्ड। उसके बाद है बान की मून। तो देखिए बान की मून जो है एंटोनियो गुतेरेस से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, मतलब कि अभी वाले जो आपको महासचिव है वह है आपको एंटोनियो गुतेरेस। तो इनसे पहले जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे वो थे आपको बान की मून। और बान की मून का संबंध जो है कहाँ से है, तो कहेंगे आपको दक्षिण कोरिया से। कहाँ से है, दक्षिण कोरिया से। इधर जो डैग हैमरशोल्ड है इसका जो संबंध है ना साथियों वो आपको स्वीडन से है। कहाँ से है, स्वीडन से। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, नॉर्वे की राजधानी कहेंगे तो वो आपको ओस्लो, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहेंगे तो वो आपको सियोल, और म्यांमार की राजधानी कहेंगे तो आपको नेपिठा। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है साथियों कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑपरेशन फ्लड, चिपको आंदोलन, संपूर्ण क्रांति। तो देखिए ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। तो यहाँ से एक बात आती है कि चिपको आंदोलन आखिरकार है क्या, तो हम कहेंगे कि आपको चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सामाजिक क्या है कि आपको जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन की जो शुरुआत होती है ना वो आपको 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो है आपको टिहरी गढ़वाल वहीं से होती है। वर्तमान में कहेंगे तो उत्तराखंड के चमोली गणराज्य से इसकी क्या होती है कि आपको शुरुआत हुई थी। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण की क्या करना है कि आपको सुरक्षा करना। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये तो चिपको आंदोलन के राष्ट्रीय नेता है, लेकिन इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए तो सुंदरलाल बहुगुणा के अलावे इसमें और भी व्यक्ति का योगदान है। जैसे किसके संस्थापक में बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपको चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए तो कौन कौन इसके संस्थापक में आएंगे, तो आपको चंदी प्रसाद भट्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावे आपको क्या हो जाएंगे, कामरेड गोविंद रावत जो है क्या है, कामरेड गोविंद रावत, ये भी इसके क्या थे कि आपको फाउंडर थे। इसके अलावे जो गौरा देवी है क्या है, गौरा देवी। तो ये तीनों लोग जो है वो आपको चिपको आंदोलन के संस्थापक थे, लेकिन चिपको आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व किए थे वो आपको सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। दूसरी बात है आपको संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति से जो है वो आपको जयप्रकाश नारायण का नाम जो है वो आपको जुड़ा हुआ है। और संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान से 1974 में जो था वो आपको दिया गया था। ऑपरेशन फ्लड इसका जो संबंध है वो आपको दूध क्रांति से है, ठीक है ना। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है इससे जुड़ा हुआ भारत का एक जो प्रमुख व्यक्ति है उनका नाम है आपको वर्गीज कुरियन। तो साथियों ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि भारत में जो है आपको श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, वर्गीज कुरियन को। और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके जो आपको क्या थे प्रणेता थे वो कौन थे, तो सुश्री मेघा पाटकर। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहे साथियों कि लिट्टे एक आतंकी संगठन है किस देश का। तो देखिए तो ये जो लिट्टे है ये जो आतंकी संगठन है ना यह हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का है। क्या है, श्रीलंका का है। तो श्रीलंका की राजधानी को भी आप याद रखेंगे क्योंकि श्रीलंका की राजधानी जो है बदल गई है, ठीक है ना। तो श्रीलंका की जो नई राजधानी है वो आपको श्री जयवर्धनेपुरे कुटी है, ठीक है ना। पाकिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो वो आपको इस्लामाबाद, भारत की राजधानी जानते ही नई दिल्ली, और उसकी जो राजधानी है वो आपको मॉस्को है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो आपको कहाँ किया था। तो आपको पता होगा कि भारत भी जो है वो आपको एक परमाणु संपन्न देश है और भारत दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश बना था। तो देखिए तो ये जो परमाणु परीक्षण है भारत का पहला परमाणु परीक्षण डेट के साथ याद रखिएगा, यह आपको 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है ना, राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण में। तो इस बात को याद रखिएगा। और इस परमाणु परीक्षण का जो आपको कोडवर्ड था वो क्या था, तो वह था साथियों आपको स्माइलिंग बुद्धा। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पहले परमाणु परीक्षण का जो आपको कोडवर्ड था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा अर्थात बुद्ध मुस्कुराए। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी काफी साहसी जो है वो आपको महिला थी, ठीक है ना। और श्रीमती इंदिरा गांधी को ही क्या होता है कि आपको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य जो है वो आपको कब बना था। तो साथियों गोवा जो है ना
वह भारत संघ का जो राज्य बनता है ना, वो आपको 20 फरवरी 1987 को। तो इस बात को आपको याद रखना है। और गोवा जो रहता है आपको 1961 से पहले जो रहता है वो आपको पुर्तगालियों के अधीन रहता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपको पुर्तगालियों को परास्त करके क्या होता है कि गोवा को जो होता है वो आपको भारतीय संघ में जो होता है वो आपको शामिल किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन गोवा अगर राज्य की बात करेंगे कि कब बना था, तो आप क्या कहोगे 1987 में, ठीक है ना। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपको 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही पुर्तगालियों से गोवा को क्या किया गया था कि आपको मुक्त कराया गया था। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि नेटो की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों ये जो देख रहे हैं नेटो, इसकी जो स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। इस चीज को आपको याद रखना है। और नेटो का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी इसके पूर्ण रूप जो होते हैं वह भी आपको इससे क्या होते हैं कि आपको पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आप इसको बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से एक बात आती है कि सर नेटो में जो अभी फिलहाल सदस्य देश है वो आपको कितने हैं। तो देखिए, तो नेटो में अगर सदस्य देश की बात करेंगे तो अभी जो है 31 सदस्य देश जो है आपको इसमें क्या है कि आपको शामिल है। फिनलैंड जो है इसी वर्ष क्या हुआ है कि आपको नेटो में शामिल हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि नेटो का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो साथियों नेटो का जो मुख्यालय है वो आपको ब्रुसेल्स में। और ये जो ब्रुसेल्स है ना, ये आपको बेल्जियम की क्या है कि आपको राजधानी है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। दूसरी बात आपको क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि जो नेटो है, ठीक है ना, यह अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ आपको एक सैन्य संगठन है। और यह आपको शीत युद्ध काल में बना था, जो कि आज भी क्या है कि आपको जीवित है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। क्या करा है बाबू, इस पे बात करते हैं। देखिए करा है कि योजना आयोग कौन सा निकाय था। देखिए निकाय था कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि योजना आयोग को जो है अभी आपको क्या कर दिया गया कि आपको भंग कर दिया गया। और इसके जगह पर क्या है कि आपको एक नया आयोग आया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक नई संस्था आई है जिसका नाम है आपको नीति आयोग। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं योजना आयोग, यह कैसी संस्था थी साथियों। तो यह जो थी आपको गैर संवैधानिक निकाय थी, अर्थात संसद के एक कानून के द्वारा योजना आयोग जो था वो आपको क्या हुआ था कि आपको बना हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि योजना आयोग कब बना था। तो यह आपको 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या होता है कि आपको गठन होता है। लेकिन इसका जो स्थान लिया है नीति आयोग, तो यह नीति आयोग कब बना है, तो यह आपको 1 जनवरी 2015 को जो है आपको बनाया। तो देखिए, तो जो विघटित योजना आयोग है उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, और अभी जो नीति आयोग है उसके भी जो अध्यक्ष है वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 14 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है वो आपको 30 वर्ष हुआ था। तो साथियों स्वतंत्रता से पूर्व जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो होता है वो आपको 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा विभाजन जो होता है वो आपको 1918 ईस्वी में, स्वतंत्रता से पहले। और पहला कहेंगे तो ये आपको 1907 में। और जब कांग्रेस का 1907 में विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये आपको रास बिहारी बोस थे। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह आपको सूरत में हुआ था। और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या होता है, बट जाता है। 1918 में कांग्रेस का क्या होता है कि दूसरी बार विभाजन होता है, ठीक है ना, बम्बई के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको हसन इमाम करते हैं। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप देख लीजिएगा। कांग्रेस हमारे देश की जो है सबसे आपको प्राचीन पार्टी है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है वो आपको लागू हुआ था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो आपको किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए कह रहा है 2002, 2004, 2005, 2003। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2005। तो यहाँ से एक बात आती है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आपको 1990 में राजस्थान के भीम तहसील से। लेकिन यह जो आपको सूचना का अधिकार अधिनियम है लागू जो हुआ था वो आपको 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 16 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं साथियों
कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो सबसे पहले जान लीजिए कि सोवियत संघ का विघटन जो होता है कब होता है? तो ये आपको 25 दिसंबर 1991 को होता है। तो 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो इसे 15 खंडों में जो होता है वो आपको विभाजित कर दिया जाता था। 15 खंडों में जो इसे तोड़ दिया जाता है। तो देखिए, तो ये जो आप सोवियत संघ देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे वो आपको बोरिस एल्त्सिन बने थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। बाकी इधर जो देख रहे हैं गोर्बाचोव, तो यह आपको सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, मतलब यूएसएसआर के जो अंतिम राष्ट्रपति थे कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1985 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ के क्या रहे थे कि आपको राष्ट्रपति रहे थे। लेकिन जैसे ही इसका विभाजन होता है तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है कौन? रूस बनता है, और इसके प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो बनते हैं वो आपको बोरिस एल्त्सिन बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए 17 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो आपको आसियान है, क्या है? आसियान है। इस आसियान में जो आपको सदस्य देश है, क्या है? सदस्य देश, वो आपको कितने हैं? सबसे पहले इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो ये जो आपको आसियान है, इस आसियान में जो सदस्य देश है उसकी संख्या जो है वो आपको 10 है। क्या है? 10 है। तो जरा सा बात करते हैं कि आसियान के सदस्य देश जो है कौन कौन है, उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है जानते हैं? कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म में, यानी किस फिल्म में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, इस फिल्म में क्या है? इस फिल्म में क्या है जानते हैं? आपको कथा भी क्या है? कथा भी बुरी नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिए, कथा भी क्या कहेंगे तो आपको बुरी नहीं है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि आपको सारे आसियान कंट्री जो है आपको याद हो जाएंगे। तो जरा सा बात करते हैं, ठीक है ना। इस ट्रिक को ऐसे याद रखिएगा। देखिए, इस, उसके बाद हो जाएगा आपको फिल्म, उसके बाद है मैं, क्या जानते हैं? कथा भी बुरी नहीं है। तो आइए जरा सा देख लेते हैं कि ई से क्या होगा। तो देखो बाबू, ई से जो हो जाएगा वो आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक है ना। उसके बाद स से जो हो जाएगा वो आपको सिंगापुर, क्या हो जाएगा? सिंगापुर। उसके बाद है फर्स्ट से जो हो जाएगा वो आपको फिलीपींस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिलीपींस, ठीक है ना। उसके बाद लॉ से जो हो जाएगा वो आपको लाओस हो जाएगा, और मस से कहेंगे तो वो आपको मलेशिया हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। उसके बाद जो है आपको मे, तो मे से जो हो जाएगा वो आपको म्यांमार हो जाएगा, और वी से कहेंगे तो वो आपको वियतनाम हो जाएगा। उसके बाद है आपको खा से ये हो जाएगा आपको थाईलैंड। उसके बाद है आपको क से ये हो जाएगा आपको कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आसियान का इनमें से कौन सदस्य देश नहीं है? तो देखिए, कह रहा है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है देखिए यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है। फिलीपींस भी है, फिलीपींस भी है। देखिए, सिंगापुर भी है, सिंगापुर भी है। तो कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं आसियान, इसका गठन जो होता है वो आपको कब होता है? तो साथियों, आसियान का गठन जो होता है 8 अगस्त 1967 को होता है, और इसका जो मुख्यालय वो आपको कहाँ है? तो ये आपको जकार्ता है, और जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, और यहीं पर इसका मुख्यालय जो है वो आपको बनाया गया है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 18 में। सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मतलब आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है लियाकत अली, एओ ह्यूम, एस एन बनर्जी, जी के गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको एओ ह्यूम हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो साथियों, कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहेंगे ये आपको बम्बई में हुई थी, और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपको WC बनर्जी, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष कहेंगे तो वो आपको श्रीमती एनी बेसेंट। उसके बाद जो हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के तो वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे आपको दादाभाई नौरोजी। उसके बाद है कांग्रेस के प्रथम जो आपको अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको जॉर्ज यूल थे। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, 10 सूत्री कार्यक्रम जो है ना वो आपको
क्या है कि राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा 10 सूत्री तो क्या कहेंगे, राजीव गांधी। 20 सूत्री कहेंगे तो 1975 में आपको इंदिरा गांधी। और 5 सूत्री कार्यक्रम कहेंगे तो वो हो जाएंगे, कौन जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सूत्री वाला जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या करें, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो देखिए, अब तक हमारे देश में 3 बार जो है आपको आपातकाल जो है वो आपको लागू हुए हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। एक है आपको 1962 में, एक है आपको 1971 में, एक है आपको 1975 में। तो आपसे पूछा जा रहा है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, तो वह है आपको इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो 1975 में जो आपातकाल लागू किए थे वो आपको फखरुद्दीन अली अहमद ने लागू किए थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और यह असम से क्या है कि आपको संबंध रखते थे, तो इस बात को याद रखना है। दूसरी बात है 1971 में आपातकाल जो लागू किए थे वो आपको बीबी गिरी। तो जैसा भी प्रश्न है आप देख लेंगे। 1962 में तो कहेंगे डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने इसे क्या किया था कि आपको लागू किया था। तो साथियों, यहाँ से एक प्रश्न आएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो आपको राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत लागू किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 352 के तहत जो होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न में क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, करा है कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। देखिए, करा है गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उसके बाद है जनता दल सरकार का क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको गठन, उसके बाद है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का क्या हुआ था कि जो ढांचा था उसको गिराया गया था। बाकी गोधरा कांड जो है गुजरात में 27 फरवरी 2002 को क्या है कि आपको हुआ था। उसके बाद है आपको इधर देखिएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसकी सरकार जो पहली बार बनती है वो आपको 1998 में। जनता दल की अगर हम बात करते हैं या जनता पार्टी कहिए, ठीक है ना, तो जनता पार्टी का जो गठन होता है ना, दल नहीं कहेंगे, जनता पार्टी, जिसका गठन जो होता है वो आपको 1977 में होता है। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए देख लेंगे। तो 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, 21 इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए 22 में क्या कह रहा है सुनिए, करा है कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग 4 दशकों तक चला था। तो देखिए, तो इसमें करा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला कथन करा है कि यह 2 महाशक्तियों के बीच विचारों की होती। सही बात है, क्योंकि सोवियत संघ जो था वो आपको समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा था। अमेरिका जो है वो आपको उदारवादी विचारधारा अर्थात पूंजीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा था। तो विचारों का क्या था कि आपको यह सबसे पहला लड़ाई था। दूसरा बात करा है कि अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। सही बात है कि अमेरिका चाह रहा था कि दुनिया में हम आगे बढ़े, हमारी वर्चस्व हो, सोवियत संघ चाह रहा था कि हमारा वर्चस्व हो, ठीक है ना। उसके बाद है निशस्त्रीकरण की क्या है कि आपको होड़, क्या है, निशस्त्रीकरण की होड़। तो देखिए, निशस्त्रीकरण की होड़ जो है वो आपको नहीं थी, क्योंकि शीत युद्ध के काल में क्या है कि सबसे ज्यादा जो है आपको हथियार बने थे। चौथा करा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित है। तो बात इस क्या है कि आपको डी नंबर भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि आपको हथियार जो थे बहुत ज्यादा बनाए गए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है निशस्त्रीकरण। तो यही ऑप्शन इसका क्या है कि आपको गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 23 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखिए साथियों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना वो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें पूछेंगे आपको क्या जानते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, तो वो आपको निजी या पूंजीवादी है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। सोवियत संघ की अगर कहेंगे तो वो आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 23, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहते हैं किसको। तो देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर क्या हो कि आपको निजी स्वामित्व हो, उसका उद्देश्य निजी लाभ अर्जित करना हो, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं,
कि आपको यानी कि क्या कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकार दोनों का क्या हो कि आपको स्वामित्व हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित कहेंगे। तो भारत में जो है ना वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूंजीपति और क्या है जनता सरकार दोनों मिलकर क्या है कि आपको उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं। तो 23 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है साथियों कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है वो आपको क्या होता है। स्थिति काल में आपको क्या है कि गुटनिरपेक्ष देशों का एक संगठन बना था, ठीक है ना, जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले देश कहा गया। तो कह रहा है क्या कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो कह रहा है कि परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। तो यह आपको गलत है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब ही होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या होना? नहीं होना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन विश्व के सभी देशों से क्या करना जानते हैं कि आपको सहयोग प्राप्त करना। यही आपको गुटनिरपेक्ष नीति का क्या था कि आपको मुख्य उद्देश्य था। तो 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। और गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में सबसे अहम भूमिका भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, मिस्र के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन लोगों का क्या है कि आपको प्रमुख जो था वो आपको योगदान था। इसके अलावा घना के जो थे वो आपको एनक्रुमा। तो 24 का राइट आंसर समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो आपको किसने दिया था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद है आपको राजनारायण, जगजी मडम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने 1971 के मध्यावधि चुनाव में क्या किया था कि आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इंदिरा के जो विरोधी थे उन्होंने 1971 के मध्यावधि चुनाव में नारा दिया था कि इंदिरा को हटाओ। क्या करो? इंदिरा को हटाओ, ठीक है ना। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे इन्होंने संपूर्ण क्रांति का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। और इधर जो देख रहे हैं राजनारायण 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ ये क्या हुए थे कि आपको लड़े थे। जगजीवन राम के बारे में याद रखिएगा, केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास है, तो कहेंगे आपको जगजीवन राम के पास है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 में। कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा जो है वो आपको किसे दी गई है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है सरदार पटेल जी को जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। बारदोली सत्याग्रह में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाए थे, इसीलिए बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने इन्हें क्या किया था जानते हैं कि आपको मतलब सरदार की उपाधि से सम्मानित किए थे। इधर है महात्मा गांधी, इनके बारे में जानते होइएगा कि इन्होंने क्या किए थे कि करो या मरो जैसे नारा जो है वो आपको दिए थे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है जैसे नारा क्या किए थे कि आपको दिए थे। और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले क्या बने थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, क्या जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे। तो भाई मेरे भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना वो आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे जो होते हैं वो आपको टीचर्स डे जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। उसके बाद है सरदार पटेल, ठीक है ना। तो सरदार पटेल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको प्रथम क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री थे। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। पहले गृह मंत्री थे। पंडित नेहरू की बात करेंगे तो ये आपको प्रथम क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से कैरी करके आंसर देना है। ये नहीं कि हाँ इस मॉडल पेपर में जो आपको आंसर दिया है हु बहु डाल देना है। प्रश्न को पहले समझना है उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि विश्व मजदूर अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो होता है वो आपको कब मनाया जाता है। तो देखो बाबू अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो होते हैं ना वो आपको 1 मई को क्या होता है कि आपको मनाया जाते हैं। 10 दिसंबर को कहेंगे तो यह आपको विश्व मानवाधिकार दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस है यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने क्या किया था कि आपको विश्व मानव अधिकार के जो घोषणा पत्र उसको स्वीकार किया था। 26 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपको गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 29 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
पार्टी का जन्म जो है वो आपको कब हुआ था? तो साथियों कांग्रेस का जो जन्म होता है ना, कांग्रेस का मतलब गठन जो होता है कब होता है यह पूछा जा रहा है। तो यह होता है आपको 1885 में। तो इसके बारे में हम काफी पीछे भी बताए हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था? तो देखिए, तो भारत और क्या जानते हैं कि चीन के बीच में पंचशील समझौता जो है वो आपको होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चीन ने पंचशील समझौता को उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था जानते हैं? तो आपको 1962 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि पंचशील समझौता कब होती है, तो यह आपको 29 अप्रैल, ठीक है ना, 1954 को होती है। और इस पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री जो थे वे आपको चाउ एन लाई थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। और यह तिब्बत को लेकर हुआ क्या था कि आपको एक समझौता था। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप इसे देख लेंगे। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 61 में, सॉरी 31 में। क्या करा है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो प्रश्न को समझिए। सबसे पहले कि शिमला समझौता होता कब है? तो 3 जुलाई 1972 को, ठीक है ना। यह किसके बीच होता है ये भी जान लीजिए। तो यह आपको भारत और क्या होता है जानते हैं कि आपको पाकिस्तान के बीच जो है यह समझौता जो होता है वो आपको होता है। तो साथियों इस समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, भारत की ओर से वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान की ओर से जो हस्ताक्षर किए थे वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो शिमला समझौता है यह आपको 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो सब चीज आपको बढ़िया से दिया गया है। प्रश्न में भी क्या है कि कई सारे आंसर जो होते हैं वो आपको छिपे होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा ना तो बहुत सारी चीजों का आंसर जो है आप अपने से भी दे सकते हैं। चलिए 32 में चलते हैं, क्या है सुनिए। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? साथियों अभी बताए थे कि गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। तो 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि स्टालिन का संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो देखिए, तो स्टालिन कौन था? तो लेनिन के उत्तराधिकारी थे। लेनिन की मृत्यु के बाद ये क्या हुए थे कि आपको सोवियत संघ के जो है आपको प्रमुख बने थे। तो इन्होंने अपना एक संविधान लागू किया था 1936 में। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है ना वो आपको सोवियत संघ के संविधान में ही क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको क्या है? तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, यानी कि रूस के संविधान से प्रेरित है। जबकि मौलिक अधिकार जो हमारे यहाँ है वो आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे 34 नंबर प्रश्न में, जो कि क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए करा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यूरोपीय संघ की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1992 में होती है। और एक चीज याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं यूरोपीय संघ, इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको ब्रुसेल्स में, कहाँ है? ब्रुसेल्स में। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और ब्रुसेल्स जो है वो आपको कहाँ है? तो कहेंगे ये आपको बेल्जियम में। दूसरी बात कि आपको ये जो यूरोपीय संघ है इसमें अगर हम सदस्य देश की बात करते हैं बाबू, तो इसमें सदस्य देश जो है आपको 27 है। और यूरोपीय संघ से हाल में जो अलग होने वाला देश बना वो आपको कौन बना जानते हैं? तो वो आपको ब्रिटेन, जो कि 2020 में यूरोपीय संघ से क्या हो गया कि आपको अलग हो गया। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो यूरोपीय संघ देख रहे हैं इसका जो पुराना नाम था वह था आपको यूरोप का आर्थिक समुदाय, जिसका गठन 1957 में हुआ था। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको क्या करना है कि बढ़िया से बनाना है। चलिए अब चलते हैं 35 में। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि आसियान का स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी? यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी जो स्थापना होती है ना वो आपको 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय जो बनाया जाता है वो आपको जकार्ता में। इस बात को आपको याद रखना है। और आसियान में सदस्य देश बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि आसियान में सदस्य देश कितने हैं। तो साथियों आसियान में जो सदस्य देश की संख्या है वो आपको 10 है। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप देख लीजिएगा, यह एक दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का क्या है कि आपको क्षेत्रीय संगठन है, जो ये देश अपने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए क्या किया था कि आपको बनाया था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 36 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत के ताजमहल होटल पर आतंकवादियों द्वारा हमला कब हुआ था? तो साथियों
भारत के जो ताजमहल होटल है ना, इस पर आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है। और इस हमले में, ठीक है ना, बम्बई अटैक इसको कहिए, मुंबई अटैक कहिए, जिसमें 166 लोग जो थे वो आपको मारे गए थे। 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद पर जो है वो आपको हमला हुआ था। उसके बाद है आपको 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या हुआ था कि आपको हमला हुआ था। ये इसी को हम लोग 11/9 की घटना के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, या 9/11 की घटना कहिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि मुंबई के ताज होटल पर हमला कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, तो वो हो जाएगा आपको 26 नवंबर 2008 को, ठीक है ना। इसके अलावा भारतीय संसद पर हमला कब हुआ था, 13 दिसंबर 2001 को। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना, अमेरिका के रक्षा कार्यालय पेंटागन, इससे पर हमला कब होता है, तो 11 सितंबर 2001 को। और यह अमेरिका पर हुआ सबसे बड़ा क्या था कि आपको आतंकवादी हमला था। और इसका जो मास्टरमाइंड था ना आपको इस घटना का, वो कौन था जानते हैं, वो आपको ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने क्या किया था कि आपको 2011 में पाकिस्तान के एटवाबाद में मार गिराया था। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 37 में। करा है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर जो है कौन है, तो देखिए मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सभी। तो इसमें से सभी जो है भारत का क्या है कि आपको वायु प्रदूषित नगर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुंबई के बारे में एक चीज याद रखिएगा, किसे हम लोग 7 टापुओं का नगर कहते हैं, कोलकाता को डायमंड हार्बर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर जो है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का क्या कहता है, उत्पादन करता है। कानपुर जो है चर्म उद्योग के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 38 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य है, तो देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल, बिहार, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको नेपाल हो जाएगा। क्योंकि देखिए राज्य होने के लिए कम से कम 4 अनिवार्य तत्व है। सबसे पहले कि आपके पास क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास क्या होनी चाहिए कि आपको जनसंख्या होनी चाहिए। और इस जनसंख्या को शासित करने के लिए क्या चाहिए कि आपको सरकार होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपको संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि जब कोई राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभु राज्य कहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ये आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो राज्य होगा नहीं। राष्ट्र संघ एक आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अब यहाँ पर कोई लोग कहेंगे सर बिहार का है नहीं होगा, तो देखिए बिहार के पास भी क्या है, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। क्या बिहार सरकार जो है अमेरिका के साथ किसी प्रकार का कोई संधि कर सकता है, क्या बिहार सरकार जो है किसी सैन्य गुट में शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि छात्र आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। तो छात्र आंदोलन की शुरुआत जो होती है ना यह आपको 1974 में होती है साथियों। तो पूछेगा कि कहाँ से हुई थी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे कौन किए थे, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी किए थे, जिन्हें हम लोग लोकनायक जेपी बाउल के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 39, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको 40 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए कारगिल का युद्ध जो होता है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में वो आपको 1999 में होता है। और देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध जो होता है ना वो आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको प्रत्यक्ष रूप से लड़ा जाता है। जैसे 1947 में, ठीक है ना, 1900 आपको 65 में, उसके बाद 1971 में, 1999। और इस सभी युद्ध में भारत की क्या होती है कि आपको जीत होती है। तो देखिए हमारा पड़ोसी जो है वह कभी सुधरने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछा है कारगिल युद्ध जो कि आपको कब हुआ था, 1999 में। और इसी युद्ध में आपको कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो आपको शहीद हुए थे। और एक चीज याद रखिएगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा का एक प्रसिद्ध स्लोगन है, क्या जानते हैं कि ये दिल मांगे मोर, जो कि आपको उस दशक के सारे लोगों के मुंह पर जो था आपको ये स्लोगन जो था आपको याद रहता था। और परमवीर चक्र पाने वाले, ठीक है ना, वे अब तक के अंतिम व्यक्ति है। 21 लोगों को मिला है ना, तो 21वां लोग जो है, ठीक है ना, 21वां व्यक्ति जो है वो कौन है जानते हैं, तो वो आपको कैप्टन विक्रम बत्रा ही है, ठीक है ना। लास्ट बार जो परमवीर चक्र है वो आपको 1999 में मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को। परमवीर चक्र जो होता है युद्ध में वीरता और साहस दिखाने के लिए क्या होता है कि आपको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 41 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो देखिए तो इसकी स्थापना 1885 में होती है, तो इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ना 30 दिसंबर 1900 को कहाँ होती है, तो ये आपको ढाका में होती है। और इसके जो फाउंडर होते हैं वो आपको आगा खां कौन होते हैं,
आगा खां, ठीक है ना, और आपको समीउल्लाह खां जो होते हैं, इस दोनों ने मिलकर क्या किया था कि आपको मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और मुस्लिम लीग जो है वो हमारे देश की एक सांप्रदायिक पार्टी थी, ठीक है ना, और भारत के विभाजन में जो सबसे अहम रोल अदा किया था वह आपको इसी पार्टी ने अदा किया था। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 43 में क्या करें, सुनिए। करा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपको बार बार बताया है। तो देखिए, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे ना, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर कहेंगे गृह मंत्री तो वह कौन हो जाएंगे जानते हैं? वर्तमान गृह मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो वह आपको अमित शाह। और प्रथम विधि मंत्री कहेंगे तो वह आपको हो जाएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, प्रथम कानून मंत्री थे। उसके बाद है आपको के एम मुंशी। क्या है? के एम मुंशी। यह आपको संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति थी उसके भी ये क्या थे कि आपको एक सदस्य थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि संविधान सभा की एक छोटी समिति थी, कार्य संचालन समिति, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको के एम मुंशी थे। आज सीधे पूछेंगे संचालन समिति तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन पूछेंगे तो आपको के एम मुंशी। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप देख लेंगे। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 44 में। तो 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, करा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना होती है ना, वो आपको 1953 में, इस समय इसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती है, ठीक है ना। लेकिन इसने अपना रिपोर्ट जो दिया था वो आपको 1955 में। इसके रिपोर्ट के आधार पर जो अधिनियम बना था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यह आपको 1956 में बना था। तो यहाँ से एक बात आती है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जो हुआ था, ठीक है ना, या बना था, तो उसमें राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? तो कहेंगे आपको भाषा के आधार पर किया गया था। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1900 कितना हो जाएगा? तो आपको 53 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देखो बाबू, भारत में अगर हम राज्यों की बात करते हैं ना कुल अभी, तो आपको 28 है। संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो आपको 8 है। तो जैसे भी प्रश्न आए देख लेना है। तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 46 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए, तो भारत में जो आम चुनाव होता है ना, वो आपको 5 वर्ष पर होता है। तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, वो आपको 1951-52 में हुआ था। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम जो है, इसका सही आंसर जो देगा वो आपको 1952 देगा। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वितीय आम चुनाव कहेंगे तो ये आपको 1957 में, तृतीय कहेंगे तो 1962 में, चतुर्थ कहेंगे तो 1967 में। और इसी के बाद जो होता है आम चुनाव जो होता है वो आपको गड़बड़ाने लगता है, समय से पहले जो होते हैं वो आपको 1971 में करा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से इसका शेड्यूल जो होता है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 47 में। क्या कर रहा है, सुनिए। करा कि पंचशील समझौता किस देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो अभी बताए थे कि पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच क्या हुआ था कि आपको हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी बात याद रखिएगा, 29 अप्रैल कितना को जानते हैं? 1954 को। और यह पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो कहेंगे यह आपको भारत और चीन के बीच, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री जो थे आपको चाउ एन-लाई ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 48 में। देखिए, थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको टाइम को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए, अब कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो साथियों, चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था यह आपको 1962 में पंचशील समझौता का उल्लंघन करके, ठीक है ना। फिर यहाँ से 1965, तो देखिए यहाँ पर भारत और पाक का क्या होता है कि आपको युद्ध होता है। उसके बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको ताशकंद क्या होता है कि आपको समझौता होता है। 1964 का वर्ष याद रखिएगा कि यहाँ पंडित नेहरू की क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है, अर्थात पंडित नेहरू जो थे दुनिया को अलविदा कह देते थे। इस बात को आपको याद रखना है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं एनडीसी, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब हुआ था? तो साथियों, इसका गठन जो होता है वो आपको 6 अगस्त 1952 को। और एनडीसी का जो गठन होता है वो किस लिए होता है? तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने हेतु। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कहेंगे आपको पदेन प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? पदेन प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। 1950 में कहेंगे तो योजना आयोग का क्या हुआ था कि गठन हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको बना था। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 50 में क्या करा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए साथियों, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है ना, सबसे पहले जान लीजिए कि वह आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है बाबू?
तो आपको सोवियत संघ से। और ये जो पंचवर्षीय न्याय भारत में वह आपको क्या जानते हैं कि आपको समवर्ती सूची का जो है वो आपको विषय है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय न्याय की शुरुआत होती है वो आपको 1 अप्रैल कितना को जानते हैं 1951 को, और पहली पंचवर्षीय न्याय 1951 से 1956 तक चलती है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे देख लेंगे, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि 1 से लेके 50 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या किए, एनालिसिस किए। कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो साथियों तो क्या करेंगे कि मेरे लिए थोड़ा सा एक और करेंगे आप लोग, ठीक है ना, कि अपने सभी दोस्तों में आप इसे शेयर करेंगे। यहाँ से आपको जो है प्रतिदिन जो है आपको क्लास जो है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग हमें क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे जो है मैसेज करेंगे, वहाँ से हम आपके सारे चीज़ों को जो है देखेंगे कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी हमसे हेल्प मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे कि आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्लास के मटेरियल होते हैं जो हम वहाँ पे ऑफलाइन बैच में डालते रहते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी फायदेमंद होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए नोट जो नोट है, ठीक है ना, मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट है, अगर आप उससे अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो होगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया रहेगा। आप वहां से इसे क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और आप आसानी से घर बैठे हमारे द्वारा बनाए गए नोट को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।